हाँ, हमारे प्रसाद में ना आज अपने चर्चा करेंगे भारत का इतिहास। कुछ विद्यार्थी ये मानते हैं कि इतिहास है वो नीरस विषय है, याद नहीं रहता। लेकिन इतिहास ऐसा विषय है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में महत्व रखता है। रीट की ले लो, पटवारी की ले लो, पुलिस की ले लो, तो इसका काफ़ी महत्व रहता है। तो इतिहास की जानकारी के लिए अपना आज पहला अध्याय शुरू करते हैं। तो अब भारत का इतिहास। सबसे पहले तो ये है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो जो बीती हुई घटनाएं हैं उन पर आधारित जो भी लिखित प्रमाण हैं या अन्य प्रमाण हैं उसे इतिहास कहते हैं। यानी आज से पहले जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसे इतिहास कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास को अपने रोचक बनाने के लिए एवं सरलता से याद करने के लिए इसके 4 भाग बनाएंगे और फिर अपने इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है, सरलता और रोचकता दोनों आ जाएंगे। तो आप भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। तो भारत का इतिहास को बनने 4 भागों में बांटा है। प्राचीन काल का भारत, मध्यकाल का भारत, आधुनिक काल का भारत और स्वतंत्रता के बाद का भारत। तो आज अपने प्राचीन काल के भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें मुख्य मुख्य ये आते हैं। पाषाण काल, जब मानव की उत्पत्ति हुई, उन्होंने अपना किस प्रकार से जीवन यापन किया, उन घटनाओं को पाषाण काल कहते हैं। कि वो पत्थरों का उपयोग करते थे, स्टोन, तो पत्थरों के औजार बनाते थे, तो उसे पाषाण काल कहा जाता। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले, उससे पहले वैदिक सभ्यता को मानते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब हमें इतिहास में ये ज्ञात हुआ कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रावी नदी के तट पर सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोदा गया था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद में वैदिक काल आएगा, फिर महाजनपद काल। तो उस समय जन थे, जनों से महाजन बने। तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। फिर मध्य महाजनपद, ये भी प्राचीन भारत में आएगा। फिर उसके बाद में धार्मिक काल आता है, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काफ़ी विकास हुआ था। उसके बाद में आता है मौर्य काल। तो मगध में नंदवंश का विनाश करके कौटिल्य की सहायता से जो आचार्य विष्णुगुप्त था, उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर मौर्य वंश के बाद में उसका अंतिम शासक था बृहदर्थ, तो उसका ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद में
मौर्योत्तर काल आता है, उसमें कुषाण वंश आते हैं, कनिष्क है, इनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है गुप्त काल, जिसमें समुद्रगुप्त है, वो काफ़ी विख्यात राजा हुआ था। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले की घटना जो राजपूतों का इतिहास है, इसके अलावा दक्षिण भारत का इतिहास है। तो ये इतने चैप्टर हैं, ये प्राचीन काल में आते हैं। तो आज अपन अध्ययन करेंगे प्राचीन काल में भारत। तो प्राचीन भारत को के बारे में जानकारी के लिए, इतिहास की जानकारी के लिए दो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। साहित्य का मतलब है पुस्तकों से, धार्मिक पुस्तकें हैं इनसे। तो अपन आज पुरातात्विक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पुरातात्विक का जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो पुरातात्विक का जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो फिर अपन आते हैं इस प्राचीन भारत की जानकारी के लिए। इतिहास को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक में यह आता है उस समय का मानव है वो क्या करता था, कहाँ रहता था, क्या खाता था। यानी मानव ने सबसे ज़्यादा समय इसी ऐतिहासिक में अपना जीवन यापन किया था। तो इसका यह है कि पुरातत्व खुदाई में औजार है या अन्य अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, लिखित में कोई साक्ष्य या सबूत नहीं है, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक का तात्पर्य है कि खुदाई में हमें लेख तो प्राप्त हुए हैं, लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उनको अभी तक फटा नहीं जा सका। जैसे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इनमें 2500 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो उस पर चित्र भी अंकित हैं, लिपि भी है, लेकिन उसका अध्ययन अभी तक नहीं किया जा सका। तो आदि ऐतिहासिक का मतलब है कि लिखित में प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उनको फटा नहीं जा सकता। और तीसरा इतिहास है जिसमें लिखित में साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है। तो उस समय के जो काल थे उन्हें वैसे भी 3 भागों में विभक्त किया है। पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब है, पाषाण का मतलब है पत्थर, स्टोन। तो उस समय के मानव पत्थरों का उपयोग ज़्यादा करते थे, तो उसे पाषाण युग कहा गया। दूसरा है कांस्य युग, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक कांस्य की मूर्ति मिली है। दाइमाबाद में एक रथ के आकार की कृति मिली है। तो उससे ये मानते हैं कि भाई उस समय के लोग कांस्य धातु के जानकार थे। कांस्य है वो टिन और तांबे से मिलाकर बनाया जाता है, तो इसे अपने कांस्य युग भी कह सकते हैं। तीसरा है फिर लोह युग, आयरन। यह है
कि उत्तर वैदिक काल में के लोग हैं वो लोहे सिक्के जानकार थे, उसका उपयोग करते थे। पाषाण काल को भी अपन ने 3 भागों में विभक्त किया है। उनमें है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो इनका अलग अलग समय माना गया है। तो पूरा पाषाण काल का है 20 लाख BC से 10,000 BC तक। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बातों को जो आती हैं उसे BC कहते हैं, ईसा पूर्व। और एक होती है D ईस्वी। तो इसका समय मानते हैं 20 लाख से 10,000। दूसरी है मध्य पाषाण काल, इसका मानते हैं 12,000 से 4,000 ईसा पूर्व। तीसरा नवपाषाण काल है, इसको 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व, या इसे ये भी कह सकते हैं कि 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय इसका माना गया। अब इनमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इन्होंने खोज की, तो उनके अलग अलग हैं। तो पहले अपन चर्चा करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह मानव ने सबसे ज़्यादा व्यतीत किया था, यानी ज़्यादा समय मानव रहा पूरा पाषाण काल में। उस समय क्या करते थे वो, आखेटक से, आखेटक का मतलब है शिकार करना। तो वो जंगलों में रहते थे और अपना जीवन यापन या भूख मिटाने के लिए शिकार करते थे। दूसरा खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण का मतलब है जैसे जंगलों में कंदमूल फल है या अन्य सामग्री है, उसके लिए अगर वो एक जगह से ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरी जगह उसकी खोज में जाते थे, यानी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। फिर उस समय के औजार क्या के थे, पूरा पाषाण काल के पत्थर से बने हुए बड़े औजार थे, उनसे वो शिकार करते थे। तो खुदाई में ये प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसको पूरा पाषाण काल कहा गया है। खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने आग का महत्व नहीं समझा। तो ये थी इसकी समय और विशेषता, या खेतर के खाद्य संग्रह और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना। सबसे ज़्यादा समय पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया था। फिर आता है मध्य पाषाण काल। इसका समय 12,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो उस समय के लोग भी आखेटक भी थे, वो शिकार करना और खाद्य संग्रहण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य के लिए घूमना। उस समय एक दो विशेषता और आई कि उन्होंने पशुपालन शुरू किया। इन पशुपालन में उन्होंने सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया, जो उनकी शिकार में भी मदद करता था, इसलिए कुत्ता पालना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई नदियों के किनारे लकड़ी व घास की बनी झोंपड़ियां भी प्राप्त हुई थी। और उस समय के जो औजार थे मध्य पाषाण काल में, वो पत्थरों के तो बनाते थे, इसके साथ साथ जानवरों की हड्डियों के भी वो औजार बनाते थे। तो जो पत्थरों के औजार बनाते थे वो
सूक्ष्म यानी पहले पूरा पाषाण काल में बड़े होते थे और मध्य पाषाण काल में उन औजारों को छोटा बनाना शुरू कर दिया। तो उस समय के जो सूक्ष्म पत्थर व हड्डियों के औजार हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मिले हैं, गुजरात, राजस्थान और केरल में भी मिले हैं। फिर आग की खोज तो पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन ये महत्व नहीं समझते थे। तो ये मध्य पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने आग का उपयोग शुरू कर दिया था कि मान लो किसी जानवर का शिकार करना किया तो कोई मांस का टुकड़ा है वो आग में गिर गया, जब उन्होंने खाया या जल गए तो खाया तो उन्हें स्वादिष्ट लगा, तो वो आग का महत्व समझने लग गए। इसके अलावा जंगली जानवर हैं वो भी आग से डरकर भागने लग गए। तो आग का उपयोग इस काल में, मध्यकाल में उपयोग शुरू हुआ। अब आता है नवपाषाण काल। इसका समय 4000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व भी माना गया है और 12000 से 1000 ईस्वी पूर्व भी माना गया है। अब इसमें क्या है, इस समय के मानव है उनमें काफ़ी विशेषताएं नजर आई। ये समझदार हो गया था मानव, तो पशुओं को मारने की बजाय उनको पालना स्वीकार कर लिया और मिश्रित कृषि शुरू कर दी। मिश्रित कृषि का तात्पर्य है कि पशुपालन के साथ साथ खेती भी करना। पशुओं के द्वारा वो खेती करने लगे, उनसे दूध भी उन्हें प्राप्त होने लग गया, तो जानवरों को मारकर खाने के बजाय वो पालने लग गए। और औजारों में उसमें कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ओखली और चिल्ला लोट, इनका आविष्कार किया। चिल्ला लोट का मतलब है अपनी चक्की होती है, उसके हिसाब से दो पार्टियों के बीच में अनाज का गिरना, पीसने पर वो नीचे गिर जाना, इनका आविष्कार कर लिया था। और बेसाल्ट जो पत्थर था उसको घसकर चमकीला औजार बनाने लग गए। इसके अलावा समाज के रूप में वो रहने लग गए और सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लगे। आवागमन के लिए, यातायात के लिए उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। यानी चौक होती है जिसे कुम्हार है वो बर्तन बनाते हैं, तो चौक के हिसाब से उन्होंने फिर पहिए का आविष्कार कर लिया। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए, सब मिलजुल कर रहने लग गए और सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लग गए। उस समय के लोग हैं वो गर्तवास में रहते थे। गर्तवास का मतलब है जमीन में खड्डा खोद कर उसमें निवास करना। तो ये कश्मीर में है बुर्ज होम, वहाँ पर है ये बुर्ज होम में एक गर्तवास मिला है, खड्डा खोद कर उसमें के जो मानव थे वहाँ निवास करते थे। इसके अलावा वहाँ कब्र में मानव के साथ कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं कि जैसे कुत्ता है वो वफादार होता है, तो जब मानव की मृत्यु हुई उनका ये विश्वास था कि भाई ये कुत्ता वफादार है तो अगले जन्म में ये भी इसके साथ ही आएगा, तो उसको भी दफना दिया जाता था। तो ये है इन तीनों की अलग अलग विशेषता। अब इसमें मुख्य प्रश्न यही बनता है ज़्यादा कि नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं। तो नवपाषाण काल की यही है पशुपालन, कृषि, मिश्रित कृषि, स्थायी निवास, सामुदायिक जीवन जीना, आवागमन, पेय का आविष्कार करना और
जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जो औजार थे उनका आविष्कार करना, ये इसकी विशेषता है। अब आते हैं अपने प्रागैतिहासिक काल में शैलाश्रय क्या होता था। तो उस समय के जो लोग थे, मानव गुफाओं और चट्टानों पर प्राकृतिक आश्रय होते थे। प्राकृतिक मतलब है गुफाओं और चट्टानों में जो अपने आप ही पानी के द्वारा मान लो, धूप के द्वारा मान लो, रहने के स्थान बन गए, उन्हें आश्रय स्थल कहते थे, यानी शैलाश्रय। उनका जीवन यापन के लिए प्रकृति के द्वारा अपने आप ही, चट्टानों है, गुफाओं है, उनमें अपने आप ही रहने के जो स्थान बन गए, उन्हें शैलाश्रय कहा गया। फिर आता है शैलचित्र। तो जो शैलाश्रय था, गुफाएं थी, चट्टान थी, उन पर, उनकी दीवारों पर या उनकी छत पर उस समय के मानव चित्र बनाते थे। अब चित्रों में वो या तो बनाते थे किसी जंतु जीव का, जानवर का, और इसके अलावा पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते थे। उस समय के लोगों को चित्र इसलिए भी बनाते थे कि जब वो शिकार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाएं और वापस आकर अपना जो आश्रय है उसे भूल न जाएं, इसलिए निशानी के रूप में वो चित्र भी अंकित करते थे। तो वो है, उन्हें शैल चित्र कहा गया। तो शैल चित्र है वो आज भी अपने भारत में मिले हैं, जो विश्व विख्यात है। जैसे भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर है, वहाँ विश्व विख्यात यानी विश्व में प्रसिद्ध चित्र वहाँ प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पंचमंडी है, भोपाल है, होशंगाबाद है, वहाँ शैल चित्र मिले हैं। राजस्थान में भी अरनिया जो कोटा है, अपने कोटा जिले में, तो एक विशाल का सांड का चित्र वहाँ प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चंबल नदी के तट पर है रावत भाटा, बारा, विराटनगर, जो जिसे बैराट भी कहते हैं, ये जयपुर में है, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास वहाँ किया था। इसके अलावा असोरा है जो अलवर में है, वहाँ पहाड़ी है, उन पहाड़ियों पर भी, असोरा में भी चित्र बनाए हुए हैं। तो इसमें मुख्य टॉपिक यही है आज का कि भाई नवपाषाण काल की विशेषताएं, इसका बनता। दूसरा, शैल चित्र किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो शैल चित्रों के जैसे भीमबेटका है, ये मुख्यतः आता है। और शैलाश्रय और शैल चित्र और नवपाषाण की विशेषता। तो ये पाषाण युग है, यानी पत्थरों का जो उसमें उपयोग ज़्यादा किया जाता था, तो उसे पाषाण युग कहते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।